हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 पर। अभी तक हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 15 तक अपलोड कर दी है। यदि आपने किसी कारण बस उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया है ना, तो आप सभी के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया। आप लोग जाइए और सभी 15 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिए। दोस्तों, आपके लिए हमने एक फुल प्रैक्टिस सेट जो है ना, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज वो स्टार्ट कर दी है टेलीग्राम पर, जिसमें दोस्तों आपको ये वॉल्यूम 1 होगा और इसमें आपको 20 सेट मिलेंगे। दूसरी सेट में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिशियन टेस्ट से 50 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी से 10 क्वेश्चन रहेंगे और जीके से 10 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश से 5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन का ये सेट होने वाला है। और दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट होगा बिल्कुल आपके एग्जाम के हूबहू होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यदि अभी तक आपने इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी आप 49 रुपये दे करके इस 20 सेट को आप परचेज कर सकते हैं। जिसका दोस्तों परचेज करने का तरीका क्या है तो बता दें। जो आपको दिए गए नंबर जो है 7549425490, इस पर आपको क्या करना है, पेमेंट करना है 49 रुपये। और इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर हमें स्क्रीनशॉट शेयर करना है कि हमने पेमेंट कर दिया। आपको इसके बाद जो है पेड ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा आप। दोस्तों, ये बैच जो है ना आपको 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। तो फटाफट जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम के उस मुकाम तक जरूर पहुंचाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, वित्त विधेयक की बात करें ना, तो देखिए, तो भारतीय संविधान जो हम आपको बता चुके हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद है और कितने भाग हैं तो 22 भाग है। ठीक है, 22 भाग है। और अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची इसमें दे रखी है, किसमें, भारतीय संविधान में। ठीक है, तो दोस्तों इसी मतलब जो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें वित्त विधेयक की चर्चा की गई दोस्तों, तो वो है कौन सा, 112। यानी कि संविधान के 112 अनुच्छेद में जो है वित्त विधेयक की चर्चा की गई है। ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दोस्तों एक बात यहाँ पे और जान लीजिए, जैसे कि अनुच्छेद 110 है ना, इसमें क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 110 में ना धन विधेयक की चर्चा की गई है। यानी दोस्तों जो धन विधेयक होती है, दोस्तों सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 110 होगा। एक से थोड़ा सा दिक्कत हो गई में। हाँ, देखिए, वित्त विधेयक या धन विधेयक बोल सकते हैं इसे। तो देखिए 110 जो अनुच्छेद है ना, 110, इसमें आपको वित्त विधेयक या धन विधेयक की चर्चा की गई है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 112 बता देते गलत है, इसको आप याद नहीं रखेंगे। देखिए 112 में दोस्तों क्या है ना, 112 में आपको कौन सा, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जो बजट होती है, बजट की चर्चा किसमें की गई है, तो 112 में की गई है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें कि धन विधेयक की यानी वित्त विधेयक की, तो दोस्तों 110 में जो है ना वित्त विधेयक है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, वित्त विधेयक यानी धन विधेयक जो होती है वो कहाँ पेश होती है, ये केवल लोकसभा में पेश होती है। आपको हम बताए थे संसद के 3 सदन होते हैं, मतलब 2 सदन होते हैं। ठीक है, और अंग कितने होते हैं, 3 अंग होते हैं। संसद के 2 सदन कौन से होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा होती हैं। जबकि इसके अंग क्या होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो होती है संसद बनती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वित्त विधेयक के बारे में दोस्तों, तो 110 जो हमारा अनुच्छेद है, इसमें वित्त विधेयक के बारे में चर्चा की गई है और ये लोकसभा में केवल ही पास होती है। दोस्तों एक बात और जानिए यहाँ पे, जैसे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन डिसाइड करेगा, तो इसको डिसाइड करेगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वर्तमान में, वही क्या करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं कि यह धन विधेयक यानी कि जो मनी बिल है या नहीं है, तो वो कौन डिसाइड करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। देखिए दोस्तों, झिझिया जो है ना, झिझिया ये आपका जो है ना मिथिला में पड़ता है। और दोस्तों मिथिला के क्षेत्र में जो है ना, मिथिला, तो मिथिला के क्षेत्र में दोस्तों ये किस राज्य में पड़ता है, मिथिला क्षेत्र जो पड़ता है आपको बिहार में। यानी कि झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है, वो कहाँ से है, तो बिहार से। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, असम में एक त्यौहार होता है, कौन सा, बिहू। बिहू कहाँ होता है, असम में होता है। ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, बिहू कहाँ होता है, असम में ही होता है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि नाइट्रस ऑक्साइड का एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है, जिसे किसके नाम से भी जानते हैं। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, जैसे N2O इसे बोलते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है, एक हास्य गैस होती है, यानी कि लाफिंग गैस होती है। और ये क्या होती है, गंधहीन होती है, रंगहीन होती है, यानी कि इसमें कोई प्रकार की स्मेल नहीं होती है, इसमें कोई प्रकार की कलर भी नहीं होता है। दोस्तों कौन सी होती है, हासिंग यानी लाफिंग गैस होती है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो N2O यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुब्बारे में कौन सी गैस भरते हैं हम लोग, तो नाइट्रोजन गैस भरते हैं। हीलियम गैस भी भर सकते हैं या नाइट्रोजन गैस भी भर सकते हैं, किसमें, गुब्बारे में। तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग।
डैश सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से निपटने का प्रबंधन करती है। दोस्तों देखिए, सरकार के कराधान जो होती है ना और व्यय निर्णय के निपटने का प्रबंधन कौन करती है दोस्तों? वो होती है मौद्रिक नीति। ठीक है, कौन करती है? तो मौद्रिक नीति के द्वारा की जाती है। और दोस्तों जो मौद्रिक नीति होती है वो कौन जारी करती है? तो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा। और जो राजकोषीय नीति होती है वो सरकार जारी करती है। तो यहाँ प्रश्न ये कह रहा था आपसे कि सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों के निपटने का प्रबंधन कौन करती है? तो वो मौद्रिक नीति करती है जो आरबीआई जारी करती है। ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा जाएगा। दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। यदि आप जानते हैं तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। अगला सवाल हमारे पास है कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से? दोस्तों मुस्लिम लीग के बारे में हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में भी। तो 1930 में जो मुस्लिम लीग हुई थी इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सर मोहम्मद इकबाल और कौन थे? मौलाना आज़ाद। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1930 में मुस्लिम लीग हुई थी तो इसमें जो मतलब कि अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वो थे कौन? सर मोहम्मद इकबाल थे। ठीक है दोस्तों, आप सबको लगता होगा कि यहाँ पे जो है ना मतलब कि मोहम्मद अली जिन्ना होगा, जो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ऐसे ऑप्शन को रखा जाता है जिससे कि आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 1930 में जो मुस्लिम लीग हुई थी इसकी अध्यक्षता की गई थी सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, 1930 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद अधिवेशन में जो है ना इसको मतलब की गई थी, अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा? सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश के संस्थापक का शासक है? यानी दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है दौलत खान लोधी, सिकंदर खान लोधी और आपके पास ऑप्शन है देख लीजिए एक सेकेंड, इब्राहिम खान लोधी और बहलोल खान लोधी। तो दोस्तों आपको ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा कि जो मतलब लोधी वंश था ना, लोधी वंश के अंतिम शासक एक प्रश्न बनता है। और लोधी वंश के यहाँ पर संस्थापक की बात की जा रही है दोस्तों, तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी थे। ठीक है, यानी कि जो लोधी वंश थे ना इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहलोल लोधी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आपसे प्रश्न एक और बनता है कि लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? तो लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे आपका? तो वो हो जाएंगे इब्राहिम लोधी। दोस्तों एक पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हुआ था 1526 में। और इसी में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा करके जो है ना मतलब कि लोधी वंश को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और जो है ना मतलब कि लोधी वंश को समाप्त कर दिया था। कब? तो 1526 में। दोस्तों ये कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसी में दोस्तों इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया था। दोस्तों बात करते हैं पानीपत के दूसरे युद्ध की, तो ये कब हुआ था? 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। और तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि पानीपत के जो तीनों युद्ध हुए थे उसका मतलब कि डेट क्या है? तो पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा कौन सा? 1761 में। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन नंबर 4 है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। क्रिकेट द्रोण पुस्तक जतिन प्रांजपे और आनंद बासु द्वारा निम्नलिखित भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक के ऊपर आधारित है। देखिए क्रिकेट द्रोण जो पुस्तक है दोस्तों इसके लेखक कौन है? जतिन प्रांजपे है। कौन है? जतिन प्रांजपे और आनंद बासु है। ठीक है, और दोस्तों ये कह रहा है यहाँ पर प्रश्न कि ये जो है किस जो कोच थे, कौन ऐसे कोच थे जिसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है? तो दोस्तों उनका नाम था क्या? वासु प्रांजपे। कौन थे? वासु प्रांजपे के नाम पर लिखी गई थी। ठीक है, इस ऑप्शन में 4 इस प्रश्न बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कपिल देव क्या है? तो द क्रिकेट इज माई लाइफ। ठीक है, ये कौन है? कपिल देव का है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि क्रिकेट द्रोण पुस्तक जतिन प्रांजपे और आनंद बासु द्वारा निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटर पुस्तक में किसके ऊपर लिखी गई है दोस्तों? तो वो वासु प्रांजपे के ऊपर लिखी गई है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगला सवाल आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? ठीक है दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन। तो आपको ये बताना है कि इससे कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत मतलब कि हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों गैर नवीकरण स्रोत क्या होते हैं कि ऐसा स्रोत होता है जिसकी जो मतलब कि सीमित संसाधन होती है, यानी कि जो मतलब फिक्स है, यदि इसके अलावा इसके पास नहीं है अब जो इसका उत्पादन नहीं होगा, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? गैर नवीकरणीय बोलते हैं। यानी नवीकरण मतलब कौन चीज़? जो नया बनता है। और गैर लगा दिया तो इसका मतलब कि जो नया नहीं बनता है। तो जो सीमित है, जो फिक्स है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो गैर नवीकरणीय बोलते हैं। तो ऐसे इसमें कौन दे रखा है? तो निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है दोस्तों? तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी कि जीवाश्म ईंधन जो होती है वो क्या होती है? ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत अंदर आते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। बिहार का पहला और एकलौता मीठे पानी में रहने वाला
कछुआ के लिए पुनर्वास केंद्र कहाँ बनेगा? जमुई में, भागलपुर में, नालंदा में और बक्सर में। तो दोस्तों बिहार का जो पहला और एकलौता मीठे पानी की रहने वाला जो कछुआ का पुनर्वास केंद्र बनेगा वो कहाँ बनेगा? आपका भागलपुर में बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होती है ना, ये साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है और ये इंपॉर्टेंट है। और बिहार की बात की जा रही है यहाँ पे, तो बिहार में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? वो थे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जो है ना बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो उनकी पुस्तक थी ना उर्वशी, कौन थी? उर्वशी के लिए दोस्तों इशू किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का गांव कौन था, यानी कि किस गांव से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है? यदि आपको पता है तो इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों आपके पास रीजनिंग का सवाल आ चुका है। अब आपको यहाँ पे रीजनिंग को सॉल्व करना है। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हमको बताते हैं। ठीक है तो देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इसे ध्यान से देखेंगे ना, एक सेकेंड दोस्तों, जब इसे आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए 8 है ना, 8 में क्या किया, 168 हुआ है। देखिए 8 20 में दोस्तों क्या किया ना, 8 गुना 20 प्लस 8 किया है तो कितना होगा? देखिए 20 कितना होता है? 160 प्लस 8 कितना होगा? 168 हो गया ना। उसी प्रकार से 5 में क्या किया है ना, 5 गुना 20 प्लस 5, यानी कि गुना कर दे रहे हैं और जो यहाँ पे दे रहा है उससे हम जोड़ दे रहे हैं, तो क्या हमारे पास ये आ रहा है। तो अब हमको यहाँ पे यही सेम सोचना है कि इसमें हम किससे गुना करेंगे और सेम उसी चीज़ को जोड़ेंगे तो 84 आ जाएगा। तो दोस्तों यदि हम 4 से यहाँ पे गुना करते हैं ना, 4 से गुना करते हैं और फिर 4 गुना 20 करेंगे, फिर 4 प्लस करेंगे ना, क्योंकि हमको यही पे यहाँ पे कर रहे हैं, तो 20 को 80 50 84 हो गया ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जो हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, इसमें जो आपका सीरीज का प्रश्न दे रखा है, कह रहा है कि 8 12 21 37 और 62 आगे क्या आने वाला है। इसे आप ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, इसको देखिए इसके बीच में कितना अंतर है, इसके बीच में आपके पास कितना अंतर हो जाएगा? तो 8 से 12 4 का अंतर है। इसके बीच कितना अंतर है दोस्तों? तो 9 का अंतर है। और इसके बीच कितना अंतर है आपके पास? तो देखिए 7 में से गया 6 और 3 में से गया 1, 16 का अंतर है। इसके बीच में 25 का अंतर है। तो अब क्या अंतर आएगा? तो देखिए आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो रहा है। अब क्या होगा, हमारे पास 6 का स्क्वायर होगा, यानी कि 36 होगा। यानी कि 36 हम क्या करेंगे ना, इसमें हम जोड़ देंगे, 62 में जब 36 जोड़ेंगे तो 6 2 8 6 3 9, यानी कि 98 होगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। यदि दर्पण को दी गई आकृति की ओर रखा जाए तो विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के हूबहू दिखाई देगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक दर्पण लगाएंगे। ठीक है, दर्पण लगाने के बाद हम क्या करेंगे, उसका कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? कहाँ पर दर्पण लगाएंगे हम? तो दर्पण लगाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे, एक सेकेंड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हम दर्पण लगाते हैं ना यहाँ पे, तो देखिए और सबसे पहले जो हमारी आकृति बनेगी वो क्या बनेगी? हमारे पास पी बनेगी। ठीक है, पी बनेगी। तो देख लीजिए पी ऐसा कहाँ पे बन रहा है, इसमें बन रहा है, ये हो सकता है, इससे बन रहा है, ये भी हो सकता है, इसमें बन रहा है, नहीं उल्टा बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं होने वाला है। और पी बनना चाहिए, आर बन रहा है, यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे ही कट चुके हैं। तो आपको ऐसे ही ध्यान लगाना है। पहले सबसे पहले आपको वो चूज करना है जो इसमें नहीं होगा, उसको बाहर करते जाइए, उसके बाद अपने आप जो होगा वो आपको बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए पी के बाद एस आएगा, तो पी के बाद एस है, यहाँ पे देखिए है ना, एफ है, एफ भी है, एफ के बाद क्या है 5 है, यहाँ पे 6 रखा है, इसका ये भी नहीं होगा। देखिए कितना आसानी से हम क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 जो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही मतलब हल करना है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास कि कागज़ के एक टुकड़े को मोड़े हुए कागज़ को काटने का क्रम आकृति को दिखाया गया है, तो कौन सा इस प्रकार आगे आएगा? तो देखिए दोस्तों यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें से कौन सी आकृति जो है आपके सामने में आ जाएगी। तो देखिए आपके पास ऑप्शन देख लीजिए और प्रश्न देख लीजिए। देखिए जब इसे ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों आप, तो देखिए पहले यहाँ से कट रहा है, उसके बाद यहाँ से कट रहा है, उसके बाद यहाँ से कट रहा है, यानी कि इसका मतलब जब पूरा खुलेगा ना दोस्तों ये वाला, तो बीच में एक सर्कल बनेगा। ठीक है, बीच में सर्कल बनेगा जो हमारे पास का आंसर होगा। तो हम पहले इसको देख लेते हैं, बीच में सर्कल किस में बना है, किस में नहीं बना है। तो देखिए दोस्तों इसमें सर्कल बना है क्या? इसमें नहीं बना, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल होने वाला है नहीं है। अब हम देख लीजिए फिर से, यानी कि 1 2 और 4 यहाँ पे हो सकता है। आप देखिए दूसरी चीज़ ये देखिएगा कि यहाँ पे एक कट का निशान लगा हुआ है, यानी कि जो चारों तरफ जो होगा वो कट का निशान होगा। तो हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में चारों तरफ कट का निशान है। देखिए इसमें है क्या? चारों तरफ नहीं है, सिर्फ 2 तरफ दे रखा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यानी कि हमारा 3 और 4 कट चुका है। अब हमारे पास 1 या 4 में से ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए इसमें क्या ये जो फिगर यहाँ पे बन रहा है चौथे वाला में, ये जो बीच में बन रहा है फिगर, क्या एक सेकेंड,
तो क्या ये मतलब कटने के बाद आएगा क्या, कहीं इसमें है क्या, नहीं दे रखा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, ऑप्शन 4 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये निशान यहाँ पे नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये भी जब नहीं हुआ, ये भी जब नहीं हुआ, ये जब नहीं हुआ, तो क्या हो गया, यही हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है नीचे दिए गए शब्दों में से 3 में से निश्चित प्रकार की समानता है और एक भिन्न है, तो उस भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे चूज करना है कौन सा जो विकल्प वो भिन्न होगा। आपके पास है गला, नाक, कान और आँख। तो दोस्तों आपको चूज करना है इसमें क्या अलग हो जाएगा। देखिए कान हो गया, आँख हो गया और नाक हो गया। दोस्तों ये सभी क्या होते हैं, चेहरे के भाग होते हैं, यानी कि चेहरे पे ये मौजूद होते हैं। लेकिन गला जो होती है दोस्तों वो चेहरे से नीचे का भाग होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा, हमारे प्रश्न का आंसर होगा यही इसमें अलग है। रनवे हवाई जहाज से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ट्रैक से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, यानी कि रनवे जो है ना वो हवाई जहाज संबंधित है। यानी कि रनवे पे क्या होता है, हवाई जहाज उड़ती है ना, उसी प्रकार से कह रहा है कि ट्रैक पर क्या होगा। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जहाज है, बस है, नाव है, एथलीट है। दोस्तों ट्रैक पे क्या होगा, तो एथलीट क्या करते हैं, वो दौड़ लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, आप सभी प्रश्नों को, रीजनिंग के सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे, क्योंकि हमारे जो मतलब कि स्टूडेंट थे वो हमें कमेंट कर रहे थे कि सर रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। तो हम आपके लिए कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। आप पे हमको भरोसा नहीं है, आप लोग जवाब देते ही नहीं है, इसलिए हम कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। अब सब प्रश्नों को हम हल करेंगे, ठीक है। चाहे वीडियो 1 घंटे का हो जाए, 2 घंटे हो जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम सब प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। आप लोगों को हम देख लिए हैं, 15 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं, आप लोग ध्यान देते ही नहीं इस चीज़ पर, ठीक है। देखिए इसे आप ध्यान से देखेंगे ना, तो एक कूट भाषा में वार्डरोब को लिखा गया है ये वाला, तो उसी प्रकार ओरिएंटल को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, देखिए डब्ल्यू ए दे रखा है ना, तो डब्ल्यू ए के क्या कर यहाँ पे उल्टा ए डब्ल्यू कर दिया है, यानी कि ऐसे ऐसे हो रहा है। सभी जो प्रश्न होंगे सब में क्या होगा, पहले से दूसरे से क्या होगा, वो अंत मतलब उलट जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर ओरिएंटल देखेंगे। देखिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा मेरे पास, उलट देंगे तो क्या होगा, जो जहाँ पे आर है वहाँ पे ओ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर हो गया, ओ हो गया। उसी प्रकार से हम करते जाएंगे, तो ई आई है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई आई हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एन टी है, देख लीजिए एन टी है तो क्या होगा, टी एन हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, एल ए हो जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों जब आप देखिएगा तो आर ओ ई कहाँ पे, आर ओ ई ये तो होने वाला है नहीं कभी जीवन में, ये होगा कहाँ, हो सकता है ये तीनों हो सकता है। आप देखिए आर ओ ई आई, यहाँ पे टी देखा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आर ओ ई आई टी, आर ओ ई आई टी, आर ओ ई आई टी है ना, एन एल ए, तो एन एल ए, एन ए एल ए, ये नहीं होगा। यानी कि क्या बच गया, ऑप्शन नंबर 3 बच गया। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही हल करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्रश्न बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पे देख लीजिए एक सिंबल दे रखा है, उसका मतलब दे रखा है, ठीक है। देखिए डॉलर का मतलब क्या है, जोड़ना, एट द रेट का मतलब क्या होता है, घटाना, एंड का मतलब होता है गुना करना। उसी प्रकार हज का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने दे रखे हैं ना ये टर्म, उसको आप यहाँ पे मतलब कि दीजिएगा ना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उसको हम आपको प्रश्न छोड़ते हैं, लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे, आप लोग जवाब देते ही नहीं है, तो हम बनाएंगे इसको, ठीक है। आप लोग को भरोसा नहीं है मेरे मतलब कि आपके ऊपर। देखिए 16 है ना, 16, तो 16 में क्या करेंगे, एट द रेट क्या है यहाँ पे देख लीजिए, इसका अर्थ क्या, घटाना है ना, तो माइनस क्या करेंगे, 26 करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो हमारे पास से एंड ये डॉलर है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। उसके बाद एंड है ना, एंड का मतलब क्या होता है, गुना करना, तो गुना कर देंगे कितना, 14 से। और हैश का मतलब कितना होता है, भाग देना, भाग देंगे 7 से, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं ना, अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो कर लीजिए, तो करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा, तो जो 6 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कर ही देते हैं, छोड़िए हटाइए। 16 माइनस 26 हो गया, ठीक है। प्लस कितना होगा, कितना हो जाएगा पास, तो क्या 8 हुआ, 14 है ना, तो 8 भगा देंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा ना, देख लीजिए। तो 16 माइनस 26 प्लस कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो 16 16 32, 32 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास, टीन, धातु और तांबा। तो आपको ये वेन डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें वेन डायग्राम सही होगा। तो टीन, धातु और तांबा का आप ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए ये दोस्तों क्या होता है, ये धातु ये दोनों क्या है, टीन और तांबा क्या है, धातु है ना। जब भी कोई किसी समूह के बारे में बताएगा तो बड़ा समूह हम क्या करेंगे, बड़े आकार में रखेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, धातु और टीन आ जाएगा, धातु और टीन। यदि यहाँ देखिए मतलब एक और उदाहरण आपको बता दें, जैसे सब्जी रहता है ना, तो सब्जी को हम बड़ा रखते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, भिंडी या परवल रख देते हैं, तो हमारे पास का आंसर होता है। तो इस प्रकार टीन, धातु, तांबा है ना, इसको हम क्या करेंगे, जो भी इस प्रकार सही जवाब होगा वही। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 4 है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो इसको आप पहले खुद से देखिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद हमको बताते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 दे रखा है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, 1 और 2 3 कैसे हो रहा है आपको देखना पड़ेगा। तो 1 2 3 कैसे हो रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, 1 गुना 2 कर रहे हैं ना, 1 गुना 2। अब कितना हो रहा है, 2 हो रहा है ना। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, 1 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो गया, और 1 गुना 3 करेंगे तो 3 हो गया। उसी प्रकार से जब ऑप्शन नंबर जो 3 है ना हमारा, यानी कि 11, तो 11 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 22, ठीक है। और सेम इसी चीज़ से 11 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 33। तो देखिए ये आपको मतलब कि सुइटफुल फॉलो हो रहा है ना। तो इस पर तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, और पंख है, पत्थर है, प्रकट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो तत्सम शब्द होते हैं ना, वो कौन से होते हैं आपको बताना है। तो ये देखिए जो तत्सम शब्द होते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे चूज करना कौन सा यहाँ पे आपको तत्सम हो जाएगा। तो देखिए प्रकट जो दोस्तों यहाँ पे है ना, प्रकट वो क्या आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। देखो पंख का जो है ना तत्सम क्या होता है, तो पंख का होगा पक्ष, क्या होता है, पक्ष होता है, ठीक है। ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, पक्ष होता है। पत्थर का दोस्तों तत्सम क्या होता है, पाषाण होता है। यानी कि जो शब्द मतलब संस्कृत में लिखे रहेंगे ना तो वो तत्सम होते हैं, और जो हिंदी टाइप का होगा कुछ और वो क्या आपका तद्भव होगा। तो ऐसे आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। दोस्तों लगता है एक प्रश्न जो है ना छूट चुका है शायद, एक सेकेंड, हाँ ये प्रश्न छूट चुका है, फिर से हम बता दें आपको। दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके तुरंत रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम डैश रहते हो, यानी कि कह रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, तो तुम कहाँ रहते हो। आप मतलब कि बोलने से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे कहाँ होगा, तुम कहाँ रहते हो, यानी कि कहाँ जो है ना यहाँ पे प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, WH वर्ड होते हैं, यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है। यानी कि अतिथि मतलब क्या होता है, मेहमान होता है ना, तो मेहमान का शब्द का समानार्थी नहीं है, यानी कि सिनोनिम्स नहीं है, ठीक है, आपको बताना है। तो यात्री है, यज्ञ में समूलता लाने वाला, उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर। यानी कि जो है ना ये उत्तर जो अतिथि का वो समानार्थी शब्द नहीं होते हैं। अगला सवाल है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या होता है दोस्तों, ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या होगा, अधोगामी हो जाएगा। ऑप्शन में 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उज्ज्वल लिखा हुआ है। दोस्तों ये वर्तनी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम में। जो जहाँ पे हिंदी प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो वहाँ पे उज्ज्वल नामक जो शब्द हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इनमें से कौन शब्द की वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है, कौन सी वर्ड जो शब्द है उसकी वर्तनी शुद्ध है। दोस्तों उज्ज्वल लिखा है ऑप्शन नंबर 2 में, ये क्या है ना आपकी शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है, इसलिए कि आपको इसको ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल आपके पास है कि सिनोनिम्स आपको बताना है। देखिए डेसिमेटेड मतलब क्या होता है दोस्तों, डेसिमेटेड मतलब होता है आपके पास यानी कि बर्बाद करना। यानी कि इसको हम बर्बाद कर देते हैं ना, बर्बाद करना, या आपसे बोलते हैं मार डालना, कमज़ोर करना, ये सभी क्या होते हैं, डेसिमेटेड का मतलब कि क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। तो दोस्तों आपको सिनोनिम बताना है कि समानार्थी शब्द इसका क्या हो जाएगा, क्या होगा, डिस्ट्रॉय, यानी कि बर्बाद करना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है कि इनहिबिसेबल इसका अपोजिट बताना है आपको, यानी कि इसका विपरीत शब्द क्या होगा। इनहिबिसेबल मतलब होता है क्या, पहले आप जान लीजिए इसको। इसका मतलब होता है कि अपराजय या अजय, यानी कि कोई व्यक्ति जब मतलब कि हारता नहीं है ना उसे बोलते हैं अपराजय या अजय बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो है मतलब कि अपोजिट क्या होगा, जो हार जाता है तो उसका क्या होगा, पावरलेस, जिसके पास पावर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 4 words are given out of the which only one is spelled correctly, choose the correctly spelled word। यानी कि आपको चूज करना है इसमें कौन सा वर्ड जो वो सही लिखा हुआ है, यानी सही वर्तनी के दृष्टिकोण से वो सही है। तो देखिए डायरिया लिखा हुआ है दोस्तों, डायरिया क्या होता है कि बीमारी होती है, और इसमें आपको कौन से स्पेलिंग जो वो डायरिया का सही दे रखा है दोस्तों, वो कौन सा है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायरिया, DIARRHOEA। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे आप कहीं पे लिख लीजिए और बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। दोस्तों प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका जो है ना निखार आएगा। इसलिए दोस्तों हम आपके टेलीग्राम पे अपना मतलब एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया सिर्फ 49 रुपये में। दोस्तों आपको 49 रुपये में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पास 20 टेस्ट हो जाएगा ना, आपकी लाइफ उससे बन सकती है। तो टेस्ट सीरीज से जुड़ना आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और जो हमारा नंबर है 7549425490, इस नंबर पे आप जो है ना दोस्तों बैच की जानकारी ले सकते हैं, आपको दी जाएगी। और ये 8 अप्रैल से हमारा टेस्ट शुरू हो जाएगी, तो आप सभी लोग उसमें ज्वाइन होना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि द एम ऑफ पीस काउंसिल इज रादर दैन क्योर। देखिए दोस्तों एक वर्ड यहाँ पर आता है रादर। तो रादर दोस्तों क्या होता है, कंपेटिव होता है। कंपेटिव वर्ड क्या होता है, देन आता ही आता है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे रादर होगा ना तो वहाँ पे देन होगा। कई बार क्या होता है एग्जाम में कि आपको रादर दे देता है, उसके बाद आपको मतलब खाली स्थान दे देगा, उसके बाद क्योर दे देगा। तो यहाँ देखिए एक होता है THEN देन, ठीक है, एक होता है THAN देन। तो यहाँ पर क्या होगा ना THAN देन होगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा।
तो यहाँ पे THEN नहीं होगा, THAN होगा। तो इसको आप ये सभी चीज़ पहाड़ी की चीज़ होती हैं जो आपको पढ़ना पड़ता है और आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो द एम ऑफ ए पीस काउंसिल इज द प्रिजर्वेशन रादर देन क्योर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ही गिव्स एवरीवन डैश द क्लास अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस। तो दोस्तों यहाँ पे प्रिपरेशन चूज करना है आपको, कौन सा प्रिपरेशन इसमें सूटेबल हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा ना, मतलब कि ही गिव्स एवरीवन इन द क्लास अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, कंप्यूटर का सवाल है। फॉर्मेटिंग के लिए टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करते ही MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट एरिया में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो MS वर्ड 2007 की आप बात करें दोस्तों, तो जो डॉक्यूमेंट एरिया होती है ना, वहाँ पे कौन सी चीज़ दिखाई देती है हमको, वो आपको बताना है। तो उसमें होती है मिनी टूल बार दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर 3 जहाँ यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन विभिन्न संबंधित वेब पेजों का केंद्रीय स्थान है। तो कौन सा जो दोस्तों है ना वेब पेजों का केंद्रीय स्थान है, ये कौन सी वेबसाइट, यानी जो वेब पेज होते हैं ना उसके जो बीच में स्थान होते हैं वो कौन से वेबसाइट होते हैं। ठीक है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। अगला है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है। तो कौन सी ऐसी होती है जो सेल्स की संख्या को गणना करती है, आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगी, तो वो होगी काउंट IF। ठीक है, काउंट IF जैसे जो होती है ना, ये एक मतलब कि होता है फंक्शन होती है जिसमें क्या होती है काउंट गणना करने की बातें इसमें कही गई है। अगला सवाल है मेनू में कुछ कमांड से जुड़े आइकन या चित्र MS एक्सेल के डैश पर दिखाई देंगे। तो मेनू के कुछ कमांड में जुड़े आइकन या चित्र होते हैं MS एक्सेल जो दोस्तों वहाँ कहाँ पे दिखाई देते हैं, तो आप लोग जानते हैं उस चीज़ को, वो देते हैं टूल बार में। यानी जो टूल बार होते हैं ना, जो टूल्स होते हैं, वो टूल्स में क्या होती है, जो मेनू होती है उसमें क्या होती है, सभी चीज़ें वो दिखाई देती हैं। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल है। देखिए ईमेल एड्रेस में क्या होता है ना, ईमेल एड्रेस में आपके पास सबसे पहले आपका नाम आएगा, उसके बाद @ आएगा, उसके बाद डोमेन नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का दूसरा शामिल होता है, भाग शामिल होता है। तो फोल्डर का नाम है, डेस्कटॉप पॉइंट है, डोमेन नाम है और मेल बॉक्स का नाम है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, डोमेन नाम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फ़ॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फ़ॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं। दोस्तों MS वर्ड 2007 की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें क्या फ़ॉन्ट होता है ना, जैसे कि बोल्ड होता है, एक इटैलिक होता है। इटैलिक क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा लिखाया जाता है इटैलिक को, और उसके बाद फ़ॉन्ट जब हम बदलते हैं तो वो कहाँ पे ये सभी रहते हैं चीज़ें। दोस्तों वो चीज़ें जो होती है ये आपकी कहाँ रहती है, तो होम पे रहती है। जो MS वर्ड खोलिए ना 2007 वाला, जहाँ पे होम होगा ना, होम पेज, उसी पे ये सभी चीज़ें रहती है। कहाँ फोल्ड को हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं या फ़ॉन्ट को बदल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। यानी कि कौन सी ऐसी जो मतलब कि कुंजी होगी, शॉर्टकट होगी, जो MS वर्ड में जो किसी डॉक्यूमेंट को जो बंद कर सकते हैं, यानी कि क्लोज कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट आपको यूज करना है दोस्तों, तो वो कौन सी होती है हमारे पास, Ctrl+W जैसे दबाएंगे ना तो MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को आप जो उसको बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेनू में विकल्प नहीं होता है। तो MS वर्ड 2007 की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें इंसर्ट जो होती है इसमें टेबल मेनू होती है, तो उसमें कौन सा विकल्प नहीं होता है। यानी कि टेबल मेनू जो होती है 2007 वाला MS वर्ड में, उसमें कौन सा विकल्प वहाँ पे नहीं होता, आपको चूज करना है। तो आपके पास ऑप्शन है ड्रॉ, क्विक, रिमूव और इंसर्ट। तो इसमें क्या कौन सा नहीं होता दोस्तों, तो वो होते हैं कौन से आपके पास, दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, रिमूव हेड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि MS एक्सेल में सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक वर्ड दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। तो MS एक्सेल की बात की जा रही है, उसमें हम क्या करते हैं, डेटा को एडिट करने के लिए तो कर्सर जो उपयोग करते हैं, कर्सर का जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे फ़ोन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी को क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। जो तीर बन रहा है ना आपके सामने में, वो उसे बोलते हैं कर्सर। तो कर्सर को एक वर्ड दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो वो शॉर्टकट क्या होता है हमारे पास, तो Ctrl+ ये तीर वाला निशान जैसे दबाइएगा तो वो क्या होगा, आपको कोई भी चीज़ होगी वो दाईं ओर मतलब कि राइट और खिसक जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा घर या कार्यालय के लिए निश्चित इंटरनेट प्रदान करने की एक विधि है। तो कौन सी विधि होती है दोस्तों, जो घर में हमको इंटरनेट मिलता है ना, जिसको वाईफाई से लगाते हैं, तो वाईफाई लगाने के लिए कौन सी विधि होती है, वो कौन सी विधि होती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आंसर सही होगा। अगला सवाल आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरण मोटर के गति नियंत्रण की विधि नहीं है। यानी जो प्रेरण मोटर होती है, इंडक्शन मोटर होती है, उसकी जो गति नियंत्रण होती है उसकी विधि कौन सी नहीं है, आपको यह बताना है। पहला आपके पास ऑप्शन है आवृत्ति नियंत्रण,
स्टार्टर नियंत्रण, स्टार्टर वोल्टेज नियंत्रण और स्टार्टर प्रतिरोध नियंत्रण। तो कौन इसमें नहीं होगा दोस्तों? तो वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्टार्टर प्रतिरोध नियंत्रण जो होती है नहीं होती है, जब ये तीनों तीनों क्या होती है इसमें पाई जाती हैं। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। ओम का नियम लागू किया जाता है किस पर? तो दोस्तों ओम का नियम जो होता है आप लोग जानते होंगे, आर बराबर क्या होता है, वी बटा आई होता है ना। तो इसमें आप देखिए क्या 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 दे रखा है यहाँ पे। तो जीनर डायोड पर, ट्रांसफार्मर पर, दृष्टिकारी पर या प्रतिरोध पर। दोस्तों ओम का नियम जो होती है वो किस पर लागू होती है? प्रतिरोध पर लागू होती है। और ओम का जो मतलब कि ऐसा मतलब क्या होता है? प्रतिरोध ही होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विद्युत आयरन में प्रयुक्त विद्युत रोधन सामग्री है? यानी जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, इस्त्री होती है जिसको हम आयरन करते हैं कपड़े को, तो विद्युत में कौन सी विद्युत आयरन में प्रयुक्त विद्युत रोधन सामग्री है? सिलिका, प्लास्टिक, रबर और माइका। दोस्तों इसमें क्या होती है? माइका होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है? दोस्तों सौर ऊर्जा होती है उसका सिद्धांत किस पर आधारित होती है? फोटोवोल्टेइक प्रभाव पर, जल विद्युत प्रभाव पर, विखंडन पर या ताप विद्युत प्रभाव पर। तो दोस्तों इसका सिद्धांत जो होती है वो किस पर होती है? फोटोवोल्टेइक प्रभाव पर होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर आरोपित डैश एवं स्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ दोस्तों बात की जा रही है किसकी? मोटर की। तो मोटर में ली गई धारा जो होती है ना वो किसके टर्मिनल पर आरोपित डैश एवं स्टेटर की प्रतिबाधा को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों वो क्या हो जाती है? तो वोल्टेज को, यानी कि किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनल पर आरोपित वोल्टेज एवं स्टेटर को प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का चैनल है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा मोटर मीटर का आवश्यक नाम नहीं है? तो कौन सा ऐसा मोटर है जो मोटर का आवश्यक नाम नहीं है? तो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों आप जहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, यानी कि प्रेरणात्मक जो पिकअप है ये नहीं है, जबकि तीनों क्या है यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी वृत्ताकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो किसी भी वृत्ताकार छिद्र जो होती है उसको परिष्कृत करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों वो उपकरण जो हो जाता है हमारा वो होता है अर्ध गोलाकार रेती होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है? संधारित्र है, ट्रांजिस्टर है, प्रतिरोध है और प्रेरक है। कौन सा इसमें जो है एक निष्क्रिय घटक नहीं है आपको बताना है। तो उसको क्या होता है? ट्रांजिस्टर जो होती है क्या होती है? एक प्रकार की निष्क्रिय घटक यहाँ पे नहीं होती है। एक यूनिवर्सल मोटर में समांतर ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसकी चौड़ाई का अनुपात जो होता है दोस्तों वो कितनी होती है? 2:1 के अनुपात में ये होती है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। ये 3 फेज स्टार्ट कनेक्शन मोटर में क्या होता है? तो 3 फेज जो स्टार्ट कनेक्शन मोटर होती है उसमें क्या होती है आपको बताना है दोस्तों। उसमें क्या होती है? 3 हॉट वायर एक न्यूट्रल वायर के साथ ग्राउंड से जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों स्टीम जो आयरन होती है ना, स्टीम आयरन जिसको भाप आयरन बोल सकते हैं, आपने जरूर देखा होगा। एक आयरन ऐसा होता है जिसमें क्या होता है पानी डालते हैं और पानी डालने से क्या होता है भाप निकलता है, जैसे क्या होती है जो कपड़े होती हैं उसको और ज़्यादा क्रिच उसमें लगता है जब वो निखरता है उससे। तो स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो हीटिंग एलिमेंट दोस्तों उसमें होती है स्टील आयरन में वो होती है माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर तब सही ढंग से चलेगा जब, यानी जो स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर होती है ना वो कब चलेगा सही ढंग से? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसी में से आपका सही जवाब है, चुनिए आप इसको। ध्यान से दोस्तों आप देखेंगे ना तो स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर में जब सही ढंग से कार्य करेगा तब क्या होगा दोस्तों? तब जो हो जाएगा वो लोड संतुलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारे पास सही जवाब, यानी कि जब लोड संतुलित होगा ना तब स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर जो है वो सही ढंग से काम करेगा। यही कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। सोल्डरिंग आयरन की बीट बनी होती है, जो सोल्डरिंग आयरन होती है जो हम लोग क्या करते हैं सोल्डरिंग करते हैं ना, तो सोल्डरिंग आयरन की जो बीट बनी होती है किसकी बनी होती है आपको बताना है। ये जो बनी होती है वो तांबे की बनी होती है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसका प्रयोग वितरण प्रणाली में किया जाता है? दोस्तों किसका प्रयोग जो है हम लोग वितरण प्रणाली में करते हैं तो वो होता है 3 फेज 4 तार प्रणाली का हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें? वितरण प्रणाली में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस प्रकार की मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाइस व्हील का उपयोग करते हैं? तो कौन ऐसा मोटर है जिसमें इसका हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो वो मोटर कौन सा था हमारा? वो होता है डीसी शंट मोटर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है? तो दोस्तों कौन सा मोटर का एक भाग होता है जो यह पुष्टि करता है कि यह डीसी मोटर है? तो दोस्तों वो भाग कौन सा होता है? वो होता है कम्यूटेटर। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। मोटर में स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक का कार्य क्या होता है? पहला आपके पास है गति विनियमन प्राप्त करने के लिए, दूसरा के पास ऑप्शन है दिशीय उत्क्रम प्राप्त करने के लिए, शीतलन को नियंत्रित करने के लिए और चौथा है शक्ति गुणांक को नियंत्रित करने के लिए। तो दोस्तों का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना 57 का, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया ये
हाँ ये वाला। तो मोटर में जो स्थैतिक आवृत्ति होती है, इसके परिवर्तक का जो कार्य होता है वो क्या होता है, गति विनियमन प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि सुरक्षा आई के नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता क्या है। तो आई जो सुरक्षा आई नियम है ना, तो इसके अनुसार जो स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता नियम होती है वो 3% तक होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। किसी प्रेरण मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए किस स्टार्टर का उपयोग करते हैं। दोस्तों किसी भी प्रेरण मोटर को, यानी इंडक्शन मोटर जो होती है, उसको स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए किस स्टार्टर का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो वो स्टार्टर जो हो जाती है हमारी, वो होती है स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वॉशिंग मशीन एवं मिक्सर में समानतः प्रयुक्त मोटर कौन होती है। तो दोस्तों हमने आपको जो हमारे टेलीग्राम पे चल रहा है पैड ग्रुप, उसमें आपको क्या बताएं, आपको हम जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती हैं सभी का हमने प्रैक्टिस मतलब कि आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कल हो चुका है, कौन सा, वॉशिंग मशीन वाला। तो आप जो भी हमारे पैड पे जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो वो सभी लोग इसका जवाब जानते होंगे। वॉशिंग मशीन और मिक्सर में सामान्यतः प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है। जो वॉशिंग मशीन में और जो मिक्सर होती है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है जिसमें मसाला पीसते हैं हम लोग, तो उसमें कौन सी मोटर लगी होती है आपको बताना है। तो दोस्तों उसमें मोटर जो होती है वो हमारी मोटर हो जाती है कौन सी, यूनिवर्सल मोटर। यानी जो वॉशिंग मशीन होती है और मिक्सर होती है, मिक्सर मशीन, उसमें क्या होती है, यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों किसी भी धारावाही चालक पर जो बल की दिशा होती है ना, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से की जाती है। ठीक है, इसे आप 10th में पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे। जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होता है तब प्रेरण मोटर का परिवर्तन आघूर्ण कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होता है ना, तब प्रेरण मोटर का परिवर्तन आघूर्ण होती है वो कितनी होती है, वो अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 250 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित एक प्रणाली के लिए न्यूनतम प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो दोस्तों न्यूनतम जो प्रतिरोध का मान होगा यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी, 25 मिली जो है ना ओम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कांस्टेंट हानि ज्ञात की जाती है। तो 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होती है इसमें जो कांस्टेंट हानि ज्ञात की जाती है वो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है दोस्तों, तो वो होती है किसके द्वारा, तो वो नो लोड टेस्ट से ज्ञात की जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि बूस्ट चार्जिंग डैश चार्ज करने के लिए प्रक्रिया है। तो जैसे बूस्ट चार्जिंग होती है वो किसको चार्ज करने की प्रक्रिया होती है। तो बूस्ट चार्जिंग होती है दोस्तों, ये कम समय तक उच्च धारा पर चार्ज करने की एक क्या होती है, प्रक्रिया होती है, यानी कि एक नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में हम लोग किसका उपयोग करना चाहिए दोस्तों, तो वो उपाय हमको करना चाहिए किसका, एमसीबी का। दोस्तों एमसीबी क्या होती है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है। यानी कि जो आपके घर में एमसीबी होती है उसका आपका मतलब लगा दीजिएगा। तो जितने भी, यदि मान लीजिए कि आपके पास हाई वोल्टेज आ गया, तो आपके जितने भी जुड़े हुए एमसीबी से जुड़े हुए उपकरण होंगे वो क्या होंगे, वो बच जाएंगे, आपके ख़राब नहीं होंगे। तो आपको घर में वायरिंग करते समय एमसीबी आपको लगाना बहुत ही अनिवार्य है, आप इसे लगवा ही लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास। यदि किसी दी गई बैटरी का अंकित वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो प्रयुक्त सेल कौन सा होगा। यानी कि देखिए कोई बैटरी है, ठीक है, उसमें जो लिखा हुआ है कितना वोल्ट, 1.2 वोल्ट लिखा हुआ है, तो वो जो है सेल कौन सा होगा, आपको ये बताना दोस्तों। वो सेल जो होगा दोस्तों वो जिंक सिल्वर आयोडाइड ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारे पास इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। मोटर डैश मोटर की लोडिंग पर निर्भर करता है। दोस्तों मोटर जो होती है ना किसकी लोडिंग पर निर्भर करती है, तो मोटर दोस्तों होती है वो आपको मोटर की शक्ति गुणांक जो होती है, पावर फैक्टर, उस पर क्या होती है, वो निर्भर करती है, यानी पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का स्रोत है। यानी दोस्तों गैर परंपरागत मतलब ये हुआ कि वो परंपरा से मतलब नहीं आया है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पवन हो गया, सूर्य हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, बायोमास हो गया आदि, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है यानी पवन, ये सभी क्या होते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे दोस्तों। जबकि ये पेट्रोल जो होती है ना, पेट्रोल, कोयला और डीजल, ये क्या है, तीनों ये आपके परंपरागत स्रोत है। क्या है, परंपरागत स्रोत है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आप एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गैर परंपरागत कौन है और परंपरागत कौन है। तो यहाँ पे गैर परंपरागत बात की जा रही है दोस्तों, वो हो गए पवन, जबकि पेट्रोल, डीजल और कोयला ये सभी क्या होते हैं, परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे फिलहाल
ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन लगभग मोनोक्रोमेटिक प्रकाश उत्सर्जित करता है? दोस्तों कौन सा है ऐसा युक्ति है जो मोनोक्रोमेटिक प्रकाश को क्या करती है, उत्सर्जित करती है? तो वो कौन सी? सोडियम वाष्प लैंप। दोस्तों सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो हम लोग प्रयोग करते हैं इसको जो स्ट्रीट होती है, गली होती है, तो सड़कों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जो इसका रंग जो होता है वो कहता है हल्का पीला होता है। आप लोग जरूर देखते होंगे जो स्ट्रीट गली होती है उस रोड पर जो जो वेपर लगा होता है वो क्या होता है? सोडियम वाष्प लैंप होते हैं और उसका जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि सोडियम वाष्प लैंप का कलर कैसा होता है? वो पीला होता है, आपको बताना होगा वहाँ पे, ठीक है। तो अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। भंवर धाराओं का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों भंवर धारा का दूसरा नाम होता है फकोल्ट धारा, ठीक है। यहाँ से आप एडी धारा भी कह सकते हैं, ठीक है, EEDY एडी धारा। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो भंवर धारा है इसका दूसरा नाम क्या है? तो एडी धारा है या फकोल्ट धारा है। ये तीनों नाम किसका है? तो भंवर धारा का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। 600 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होना चाहिए? तो दोस्तों कितना होना चाहिए हमारे पास? तो ये होगा कितना? 1000 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विद्युत संबंधी कार्य करते समय डैश से बिजली का झटका लगने का आशंका नहीं है। तो दोस्तों विद्युत जब आप काम कीजिएगा ना तो किससे आपको बिजली की समस्या नहीं होगी? तो सूखी लकड़ी से, धातु की छड़ से, गीली लकड़ी से और गीली स्याही से। तो दोस्तों देखिए जब भी आप विद्युत का काम कीजिए ना तो आप क्या कीजिए? चप्पल हमेशा पहना कीजिए, क्या जिससे क्या होगा? आपको अर्थिंग नहीं लगेगा, अर्थ से आपको कनेक्शन नहीं होगा, आप वहाँ पे बच पाइएगा। और दूसरी बात दोस्तों आपको यहाँ किसी भी प्रकार की गीली लकड़ी, धातु की चीज़ें को आपको इसको यूज नहीं करना है। यदि आप प्लास का यूज करते हैं तो प्लास में क्या होता है? एक मतलब कि प्लास्टिक कवर लगी होती है जो क्या होता है? कुचाला काम करता है और आप जो है मतलब कि बिजली लगने से बच जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है? तो सूखी लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए, यानी सूखी लकड़ी का प्रयोग करेंगे तो आपको बिजली की जो है ना झटका नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप देख लीजिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन यही कह रहा था, हम फिर से देख लेते हैं। विद्युत संबंधी कार्य करते समय डैश से बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं है। हाँ, सूखी लकड़ी से क्या होती है उसमें बिजली की जो मतलब कि आशंका नहीं होती है। गीली लकड़ी छूएगा ना तो आपको करंट मार देगा, तो उससे आपको बचना है। अल्टरनेटिव की रेटिंग की जाती है, तो अल्टरनेटिव जो होती है ना इसकी जो रेटिंग की जाती है, किस में रेटिंग की जाती है? अल्टरनेटिव रेटिंग किस में मापी जाती है? तो दोस्तों अल्टरनेटिव जो रेटिंग होती है इसको हम लोग किस में माप सकते हैं आपको बताना है। और पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए दोस्तों इसकी जो रेटिंग होती है ना वो किलोवाट एम्पियर में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ना 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होती है इसकी रेटिंग किस में मापी जाती है? यदि आपको जानते हैं ना तो कमेंट बॉक्स का आंसर बताइएगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं। इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। प्रत्यावर्तक उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब भार कोण कितना होता है? यदि जो प्रत्यावर्तक होता है ना दोस्तों वो कह रहा है कि किस कोण पर सबसे अधिक शक्ति प्रदान करेगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 90 डिग्री जो रहेगा ना प्रत्यावर्तक वो क्या करेगी? अधिकतम शक्ति प्रदान करेगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है? यानी कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होती है कौन सी होती है? प्लेटिनम है, तांबा है, लेड है और निकेल है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है। देखिए निकेल जो होती है दोस्तों, निकेल वो क्या होती है? एक लोह चुंबकीय पदार्थ होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। वोल्ट मीटर डैश के लिए मार्क प्रदान करता है। दोस्तों वोल्ट मीटर जो होती है ना वो किसके लिए मार्क प्रदान करती है आपको बताना है। तो वोल्ट मीटर जो होती है दोस्तों वो क्या होती है? न्यूनतम धारा के लिए क्या करती है? वो मार्क प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए किस प्रकार के सेल का प्रयोग करते हैं? दोस्तों लैपटॉप जो लैपटॉप होता है ना उसमें जो बैटरी लगा हुआ आप लोग देखे होंगे थोड़ा सा गोल मतलब कि सिलेंडर आकार की होती है, यानी कि जो बेलनाकार टाइप की उसमें बैटरी होती है। तो लैपटॉप बैटरी पैक करने के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो वो सेल कौन सी होती है? वो होती है लिथियम आयन की। यानी कि जो लिथियम आयन जितनी भी मतलब की बैटरी होती है ना जो पोर्टेबल चीज़ों में लगता है, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सभी में जो लगाते हैं बैटरी वो सभी क्या होते हैं? लिथियम आयन की बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। क्योंकि दोस्तों लिथियम आयन अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लिथियम आयन थे ना जो खोज किए थे उनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। तो क्या आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि लिथियम आयन के बारे में? तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। निम्न में से किस मीटर का प्रयोग डीसी परिपथ में नहीं किया जाता है? दोस्तों किस मीटर का प्रयोग जो है हम लोग डीसी परिपथ में नहीं किया जाता? कौन सा नहीं कर सकते दोस्तों? वो कहते हैं प्रेरण मीटर, यानी प्रेरण मीटर का जो इस्तेमाल होता है हम लोग डीसी मीटर में नहीं कर सकते हैं। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 750 आरपीएम की गति से चल रही 3 फेज प्रेरण मोटर में ध्रुवक संख्या कितनी होगी? दोस्तों ना जाने कितने बार आपको बता चुके हैं, अब तो आपको जहन में बस गया होगा ये प्रश्न। देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास है? फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। देखिए
और हमारे पास आरपीएम कितनी है, यानी कि एनएस की वैल्यू कितनी हमारे पास है, सिंक्रोनस कितनी है, 750 आरपीएम है। और 3 फेज प्रेरण मोटर है, ठीक है। तो पोल की संख्या पी के बारे में पूछ रहा है, तो हम सभी क्या जानते हैं, एनएस बराबर क्या होता है, एनएस बराबर होता है 120 F/P होता है। हम कितनी बार आपको बता चुके हैं, अब तो आपको मतलब कि याद हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जब इस मतलब कि इस डाटा को हम पुट करेंगे तो एनएस की जगह क्या रखेंगे, 750 रखेंगे ना, रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। उसके बाद 120 यहाँ पे कांस्टेंट है, 120 लिखेंगे। ऐप की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी वो 50 दे रखी है। उसके बाद हमको पी का मान निकालना है, पी यानी निकालना है, ठीक है। दोस्तों जो आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एनएस का मान कितना होता है, 120 F/P होता है ना। देखिए हम क्या करेंगे, 750 लिखेंगे, यहाँ पे 120 लिखेंगे, और ऐप की वैल्यू कितनी होती है, 50 होती है, और पी के मान हमको निकालना है। दोस्तों आप इसे कट कीजिए, देखिए शून्य से शून्य कट जाएगा यहाँ पे। अब 5 से 5 नहीं 10, और 5 से 15 75, ठीक है। और फिर देखिए और काटिए, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ठीक है। और 30 चौके 3 चौके 12, यानी कि कितना हो गया, 3 4 दूनी 8, यानी कि ध्रुवक संख्या कितनी होगी, 8 हो चुकी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को बिल्कुल सही समझ लिया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिरोध का मापन किया जाता है दोस्तों, प्रतिरोध का मापन जो होती है वो किससे करते हैं हम लोग, तो प्रतिरोध का मापन करते हैं हम लोग ओम मीटर से, ठीक है। ऑप्शन में जो है 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस लैम्प का कलर रेंडरिंग इंडेक्स CRI सर्वोत्तम होता है, तो किस लैम्प का जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स होती है CRI होती है वो सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। तो वो किसकी होती है, वो होती है इनकेडिसेंट लैम्प की जो होती है CRI क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे दोस्तों। CRI क्या होता है ना, ये एक ऐसा क्षमता होती है, ये लैम्प की एक क्षमता होती है जिसके द्वारा किसी वस्तु के वास्तविक प्राकृतिक रंग का स्पष्ट निरूपण करता है। तो इसे आप याद रखेंगे। अंतिम खंभे के बाद बढ़ाए गए केबल का क्या उपयोग है दोस्तों, अंतिम खंभे के बाद बढ़ाए गए केबल होती है उसका क्या उपयोग होती है आपको बताना है दोस्तों। वो होती है खंभे को झुकने के लिए, बचाने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रेरक भार जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक क्या हो जाता है, जो प्रेरक भार जो होती है उसको हम जोड़ते हैं तो उसका शक्ति गुणांक क्या हो जाती है, वो होती है पश्चगामी हो जाती है। अगला सवाल है, लेच सर्किट होते हैं दोस्तों, लेच सर्किट क्या होता है आपको बताना है। तो लेच सर्किट जो होते हैं दोस्तों वो हो जाते हैं आपके, तो एज ट्रिगर्ड हो जाते हैं। कौन सी डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है, तो कौन सी ऐसी डीसी मोटर की गति होती है जो आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, तो शंट मोटर जो होती है वो आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है। अगला हमारे पास है, चित्र में यह संकेत किसको दर्शाता है, जो संकेत दोस्तों ये दे रखा है हमारे पास, ये किसका संकेत है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये किसका, हीटर का संकेत है, किसका, हीटर का। अगला सवाल है आपके पास, किसी द्विधात्विक पट्टी के लिए तापमान की सेटिंग को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, तो तापमान की सेटिंग हम लोग कैसे परिवर्तित कर सकते हैं दोस्तों, तो हम लोग कर सकते हैं कैसे, इसे हीटिंग एलिमेंट के पास और कुछ दूर करके इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है कि KVAR मोटर का प्रयोग KVA के किस हिस्से को मापने के लिए 3 फेज सिस्टम में किया जाता है दोस्तों, तो इसका हम लोग प्रयोग किस में करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं वोल्टेज को मापने के लिए, इसका हम लोग कर सकते हैं। किसी हॉलोजन फ्लड का वाइजर डैश से बना होता है, तो किसी हॉलोजन जो फाइबर होती है इसका जो एक मिनट क्या था, किसी हॉलोजन फ्लड का वाइजर किसका बना होता है और पास 4 ऑप्शन देख लीजिए, पॉलीकार्बोनेट, माइका, कांच और सिलिका। तो दोस्तों किसका बना होता है आपको बताना है, तो ये होती है किसका, कांच का बना होता है, ठीक है। अगला सवाल आपके पास है, निम्न वोल्टेज वितरण प्रणाली में समानता प्रयुक्त संयोजन का प्रकार क्या है, तो प्रयुक्त संयोजन प्रकार जो होती है वो क्या होती है, डेल्टा प्रति स्टार होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है, तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच संबंध होता है दोस्तों, आपको बताना है। ये जो संबंध होती है वो क्या होती है, लाइन वोल्टेज बराबर क्या होती है, फेज वोल्टेज होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल है कि n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो दोस्तों एक होता है n प्रकार का, एक होता है p टाइप का, यानी कि n टाइप का और p टाइप का, दो टाइप के क्या होते हैं हमारे पास, सेमीकंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, तो n टाइप की जा रही है। तो n टाइप के जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो वो कौन से होते हैं दोस्तों बहुसंख्यक वाहक, वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन द्वारा जो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, यदि आपको पता है तो इसका जवाब आपको क्या देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। हम जो है ना आपके सभी लोगों का इंतजार करेंगे, देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि 230 वोल्ट है, AC 5 एम्पीयर धारा है और 30 डिग्री के लेग वाले एक प्रणाली के लिए प्रतिघाती शक्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें प्रतिघाती शक्ति ज्ञात करने के लिए की जा रही है, आप यहाँ पे देख पा देंगे। पहले तो आप क्या कीजिए, इसको खुद से सॉल्व कीजिए, इसके बाद हमको यहाँ पे बता देते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है पास, वोल्ट कितनी हमारे पास है 230 वोल्ट है ना। जो चीज़ हमें दे रखी है उसको हम क्या कर लिख लेते हैं, यहाँ पे भी का मान कितना है 230 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एम्पियर धारा कितनी है, तो 5 एम्पियर दे रखी है। उसके बाद जो डिग्री है यानी 5 का मान कितना है दोस्तों, हमारे पास कितने 30 डिग्री दे रखी है। तो हम क्या जानते हैं, हम सभी जानते हैं दोस्तों कि क्यू बार यहाँ से प्रतिघाती जो शक्ति निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तो देखिए ये 230 करेंगे, जो वोल्ट हमारे पास दे रखा है उसको अगुना 5 अगुना कितना करेगा साइन 30 डिग्री, यानी कि जो मान दे रखी है हमारे पास तो साइन 30 डिग्री रखेंगे, ठीक है। जब से आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आप सभी क्या जानते हैं 230 और साइन 30 का मान कितना होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है ना, बिल्कुल होती है। जब से आप कर कीजिएगा तो 2 से कितना हो जाएगा, दुक्का 2 115, यानी कि 115 पंचे कितना होगा 25 7 में 2 5 का 5 2 7 5, यानी कि 575 जो है जब VAR इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है 3 में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को बिल्कुल सही जवाब बना लिया होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सिंगल फेज पंप की दीवार की परिवर्तित किया जा सकता है। सिंगल फेज पंप की प्रवाह दर की जो दीवार होती है इसको किससे परिवर्तित कर सकते हैं दोस्तों, तो हम लोग कर सकते हैं किसमें, तो पाइप के आकार को कम करके इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर्वो स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, तो सर्वो स्टेबलाइजर में जो किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं दोस्तों, वो ट्रांसफार्मर कौन सी होती है, तो ये होती है ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी कि जो स्टेबलाइजर होती है ना घर में जो लगाते हैं हम लोग, इसमें क्या करती है ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि CRO में ज़्यादातर एक्वाडार्क कोटिंग प्रयोग होती है, तो CRO में जो ज़्यादातर एक्वाडार्क मतलब कि कोटिंग को प्रयोग करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं दोस्तों, तो वो हम लोग इसे करते हैं अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है यहाँ पे, हाँ, त्वरित आघात से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण कौन सी होती है, यानी जो बिजली होती है ना, जो उसको त्वरित बोलते हैं, जो बिजली का झटका होता है मतलब आकाशीय बिजली होती है उसके बारे में हम बात करें यहाँ पे। तो त्वरित जो होती है त्वरित आघात से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण कौन सी होती है आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, त्वरित रोधक, ठीक है। दोस्तों आपने एक टावर देखा होगा, जो मोबाइल के टावर होते हैं या कोई भी टावर होते हैं, इसके ऊपर में एक तार निकल रहता है इस टाइप का, ठीक है, वो रात में जलते रहता है, उसी हम बोलते हैं तड़ी चालक। जो बिजली के झटका मतलब कि बरसात के समय में जो बिजली गिरती है ना, तो ये तड़ी चालक क्या करते हैं उसको मतलब इसके आसपास जो है बिजली को गिरने नहीं देता है। तो इसका काम यही होता है कि तड़ित को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जो तड़ित रोधक होते हैं, ठीक है। और दोस्तों तड़ित रोधक किसके बनाए जाते हैं, यदि आपको पता है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, इसलिए हम आप चाहते हैं कि आप सभी लोग जो है इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल है हमारे पास 1 HP कितने वाट के समतुल्य होती है। दोस्तों ये प्रश्न जो है ना, जो नहीं जानते होंगे ना, तो वो आज से पढ़ाई करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इतना आसान प्रश्न है कि सबको पता होना चाहिए। 1 HP कितने वाट पर होती है, तो 746 वाट होती है, कितनी 1 HP के बारे में, ठीक है। अगला सवाल है HP में तो क्या होता है, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति कितनी होती है, 746 वाट होती है। अगला सवाल आपके पास है किसी भी यंत्र को पावर लाइनों से न्यूनतम कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। तो कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होती है ना, उसका पावर जो लाइन होती है उसको न्यूनतम कितनी दूरी पर रखनी चाहिए दोस्तों, वो होती कितनी हमारे पास, तो देखिए कम से कम उसको 10 फीट की दूरी पर रखना चाहिए, कितने पर 10 फीट की दूरी पर रखना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या इस प्रश्न बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 16 को यहीं पर कवर कर लिया है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये चैनल जो है आप सभी के लिए बहुत काम का है, इससे आपका बहुत फायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।